जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ कि पता ही ना चले। और ये बात सही है आप लोगों के लिए भी कि कोशिश इतनी ही करो और इतनी ज़बरदस्त कोशिश करो ना कि जो आपके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी जो अभी आपको ऐसे समझ रहे हैं ना, जब आपका रिजल्ट आए तो सबसे पहले वही कहें कि अरे इस बच्चे को तो हम लगता था ये बड़ा मेहनती है। क्योंकि अभी जो है ना, आप आते होंगे जाते होंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या वही लोग करते होंगे। तो उनसे बचना है, सर नीचे डालो और अपनी मेहनत में कतई बिल्कुल तल्लीन हो जाओ। कुछ और देखो ही मत, आपको सिर्फ वर्दी देखनी है और वर्दी ही लेनी है बस। चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से बताइएगा, फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? कोलकाता, मुंबई, जयपुर, श्रीनगर। तो बताइएगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? कलकत्ता में, मुंबई में, जयपुर में या श्रीनगर में? तो देखिएगा, अमित शाह के द्वारा देखिए बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर के कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। कहाँ पर? श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर में ही अभी खादी का सबसे ऊंचा तिरंगा, खादी का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पर फहराया गया? तो श्रीनगर में। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में श्रीनगर में ही अमित शाह द्वारा, किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। और ये स्टैचू ऑफ पीस किसकी है? तो संत रामानुजाचार्य की है। किसकी है? संत रामानुजाचार्य की है। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री के अलावा और कौन सा मंत्रालय इनके पास में है, ये भी आप लोग बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कि इनके पास में गृह मंत्रालय के अलावा और कौन सा मंत्रालय जो है वो अमित शाह के पास में है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर बच्चा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कौन सा मंत्रालय है बच्चा? सहकारिता मंत्रालय। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, तब भी कौन हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बीके शिवानी, निर्मला सीतारमण, एके भट्टाचार्य या अमिताभ कांत? बताइएगा कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिएगा, ये सारी पुस्तकें 2021 की हैं और रिसेंटली माह की हैं, मतलब मई जून की हैं। तो इनको सब लोग आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर जो पुस्तक है वो एके भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जो बीके शिवानी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आप लोग लिखिएगा, द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर माइंड। तो ये पुस्तक किसकी है? तो बीके शिवानी की है। ठीक है। इसके साथ में ही जो अमिताभ कांत हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइज। ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बीके शिवानी की कौन सी है? जल्दी से आप लोग दोहराइएगा, द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड। अमिताभ कांत की कौन सी है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। और इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर किसकी पुस्तक है? एके भट्टाचार्य की है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले 4 पुस्तकें और बताई थी। ठीक है। और तो उनके लेखक कौन है? एक थी नाउ यू ब्रीथ, एक थी सचिन @550 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो,
अ मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, और चौथी थी कि तुम पहले क्यों नहीं आए। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, किसकी किसकी पुस्तकें हैं, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने बताई थी, तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, नाउ यू ब्रीथ, ये पुस्तक किसकी थी बेटा, राखी कपूर की है। किसकी है, राखी कपूर की है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, बोरिया मजूमदार की। किसकी थी बच्चा, बोरिया मजूमदार की, ठीक है। इसके साथ में अ मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, ये किसकी थी, अनुराग बेहर की, अनुराग बेहर की। और तुम पहले क्यों नहीं आए, तो ये पुस्तक किसकी थी, कैलाश सत्यार्थी की थी। इनको 2014 में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार, किसके साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में। किस लिए, तो इनका एक फाउंडेशन का नाम है बचपन बचाओ, ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है, 9, 8, 10 या 20। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। तो देखिएगा, कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 है बेटा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितना है, मिट्टी के आधार पर मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, तो बेटा 8 हैं। और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है वो कितने हैं बेटा, 20 हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में, कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। तो बेटा कितने हो जाएंगे, 59.3%। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, कई बार पूछा गया है, इसकी परसेंटेज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई, लखनऊ, गांधीनगर, भोपाल या शिमला। तो बताइएगा, देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए, देश में पहली नियमित दुग्ध संघ की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी। और बेटा कहाँ पर की गई थी, तो लखनऊ के अंदर। कहाँ की गई थी, लखनऊ के अंदर की गई थी। तो सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कल ही आपको बताया था कि नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया की प्रथम मानव डीएनए बैंक, ठीक है, एशिया की प्रथम मानव डीएनए बैंक, ये भी कहाँ पर बनाई गई थी बेटा, तो लखनऊ के अंदर। कहाँ पर, लखनऊ में ही इसको भी बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। अब अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो भैया इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न था, देखिएगा, अशोक के किस शिलालेख में यह वर्णन है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। तो बताइएगा, अशोक के किस शिलालेख में इसका वर्णन है, प्रथम कलिंग शिलालेख, 13वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अशोक मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक जो था वो कौन था, अशोक था। इसने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और सबसे पहले शिलालेखों को लिखवाने का श्रेय किसको जाता है, तो अशोक को ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ, यह अशोक के प्रथम शिलालेख में इसका वर्णन है, ठीक है। 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है।
और जो 12वें शिलालेख में है इसमें क्या है, तो इसकी जो धार्मिक सहिष्णुता नीति थी, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता नीति का उल्लेख है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जो अशोक था, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिलाई थी? तो देखिएगा, अशोक जो था एक बौद्ध भिक्षु थे निग्रोध, उनकी बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने शिक्षा नहीं दिलाई। लेकिन उपगुप्त जो थे, उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा जो थी अशोक को दिलाई गई थी। तो उपगुप्त की सहायता से अशोक जो था वो बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। ठीक है, याद रखना आप लोग। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1 दिसंबर 1950, 1 जनवरी 1951, 1 अप्रैल 1951 या 30 जून 1951? बताइएगा। अब देखिएगा, तब तक हम लोग कुछ प्रथम पंचवर्षीय योजना से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, कृषि को प्राथमिकता दी गई, कृषि को प्राथमिकता, तब तक आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ में यह हैमर डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके साथ में इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू हुई। परियोजना, जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा 1 अप्रैल 1951। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, हैमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसी के द्वारा जो भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध जो था, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, इनको शुरू किया गया था। इसके साथ में ही इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, इसको प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, और ये कब हुआ था? तो वर्ष 1952 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो पहले छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि किसने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? जेम्स हिक्की ने, वैलेंटाइन चिरोल ने, चार्ल्स मैटकॉफ ने या कॉर्नवालिस ने? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो उग्रवाद नेता थे, मतलब फायर ब्रांड नेता थे। ठीक है, तो इनको किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? उसने अपनी पुस्तक में इनके नाम के आगे लिखा था, नाम है वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, किसके द्वारा? वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अच्छा, जेम्स जो हिक्की हैं, इन ये क्या थे? तो जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा? भारत का प्रथम समाचार पत्र, क्या नाम था जिसका? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। इसके ये संपादक थे। ठीक है, क्या थे बेटा? इसके संपादक थे। चार्ल्स मैटकॉफ जो थे, इनको क्या कहा जाता था? तो भारतीय समाचार पत्रों का, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। और कॉर्नवालिस जो था, इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता था, सिविल सेवा का जनक कहा जाता था। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए कि कॉर्नवालिस जो था, इसका मकबरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, गाजीपुर में इसका मकबरा है। तो याद रखिएगा। अब वहाँ पर क्या होता है? कुछ नहीं, कबूतर जो है वो क्या करते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे।
ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद कर दिए हैं इनके मकबरे को, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि अपर्णा सतीशन किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कथक? पहली बात तो आप लोग चारों जो है इनके राज्य लिख दीजिएगा, किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है। तो अपर्णा सतीशन जो थी वो किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं, जल्दी से बताइएगा। 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? अपर्णा सतीशन जो है बेटा वो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़ी हैं। किससे? कुचिपुड़ी से। और ये कहाँ पर होता है? ये आंध्र प्रदेश में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम केरल, और कथक अपने उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो कुचिपुड़ी से। जो अपर्णा सतीशन है इनको जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है किसको? अपर्णा सतीशन को। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो भरतनाट्यम है भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और इसका पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम इसका क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है सादिर। क्या नाम है? सादिर इसका प्राचीन नाम है। अच्छा, कुचिपुड़ी जो है इससे संबंधित कुछ आप लोग जो नर्तक हैं उनका नाम बताइएगा। तो एक आप लोग याद रखिएगा, राधा रेड्डी हैं। कौन है? राधा रेड्डी हैं। इसके साथ में ही एक स्वप्न सुंदरी हैं। कौन है बेटा? स्वप्न सुंदरी हैं। तीसरी आप लोगों के सामने है अपर्णा सतीशन है। और एक और नाम याद रखिएगा, शोभा नायडू। कौन है? शोभा नायडू। ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है हमारा कि उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? बांग्लादेश, मलेशिया, किर्गिस्तान, श्रीलंका। देखिएगा ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने आप लोगों को बहुत सारे युद्धाभ्यास बताए थे। पूरी एक फ़ोटो भी मैंने भी भेजा था आप लोगों को, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताइएगा। तो देखिएगा बांग्लादेश के साथ में भारत का कौन सा होता है? तो एक होता है बोंगो सागर। कौन सा होता है? बोंगो सागर होता है। एक कॉर्पेट होता है। कौन सा होता है? कॉर्पेट होता है। और एक होता है एक्स संप्रीति होता है। ठीक है, ये किसके साथ में होते हैं? बांग्लादेश के साथ में। मलेशिया के साथ में जो होता है वो वायुसेना और युद्धाभ्यास है, और उदार शक्ति जो है वो मलेशिया के साथ में होता है। किर्गिस्तान के साथ में कौन सा युद्धाभ्यास होता है बेटा? तो खंजर होता है। कौन सा होता है? खंजर। और श्रीलंका के साथ में कौन सा होता है? तो मित्र शक्ति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सूर्य किरण किसके साथ में होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके साथ में होता है? तो भारत एवं और कौन सा देश है? नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल के साथ में सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? बताइएगा। देखिएगा, हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसका परिवहन कौन करेगा? तो उसका परिवहन कौन करता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। देखिएगा, हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग पोषक पदार्थ लेते हैं, तो पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करेगा बेटा? तो प्लाज्मा करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करती हैं। कौन करती हैं? आरबीसी करती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका एक अन्य नाम और क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? इनका एक और नाम क्या है? ठीक है, इनका अन्य नाम क्या है?
तो थ्राम्बोसाइट है। और ये रुधिर का स्कंदन करती हैं, मतलब क्लॉटिंग करती हैं, रुधिर का स्कंदन। जैसे हमारा हाथ कहीं से कट जाए तो रुधिर को जमाने का कार्य जो होता है वो प्लेटलेट्स के माध्यम से ही होता है। अच्छा, आरबीसी जो होता है इसका एक और नाम होता है इरेथोसाइट। इरीथो मतलब क्या होता है? लाल, रेड, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? इरेथोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है बच्चा? ल्यूकोसाइट होता है। इसी के माध्यम से शरीर में क्या होता है? रक्त कैंसर होता है अगर इसकी अधिकता हो जाएगी, ठीक है। अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाएगी तो आदमी को क्या हो जाएगा? व्यक्ति को रुधिर कैंसर या रक्त कैंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, क्या? जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मजबूत करना, ठीक है। मतलब जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं उनको मारना, कि हानिकारक जो चीज़ें आती हैं हमारे ब्लड में उनको मारना, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का कार्य किसका है? डब्ल्यूपीसी मतलब ल्यूकोसाइट का काम है, ठीक है। और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करेगा बेटा? तो आरबीसी करेगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ में जो प्लाज्मा होता है इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे वही हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन हैं, तो उनको शुरू करने से पहले अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक शायरी हो जाए। देखिएगा ज़बरदस्त शायरी है, शब्द समझने उसके, ठीक है, भावनाओं पे मत जाना, उसके शब्द समझना। सुनिएगा। मैं मुख सहमा सा प्राणी, मैं मुख सहमा सा प्राणी, तुम तानों की बौछार प्रिय। मैं मुख सहमा सा प्राणी, तुम तानों की बौछार प्रिय। तुम सर्वदा बनी दरोगा सी, तुम सर्वदा बनी दरोगा सी, मैं अपराधी हर बार प्रिय, ठीक है। देखिएगा शब्द बहुत ज़बरदस्त हैं, इनको समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आप लोग जो है आंसर करिएगा जल्दी से कि किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है और इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। तो देखिएगा जो धुआंधार जलप्रपात है इसका निर्माण जो होता है वो किस नदी पर होता है? नर्मदा नदी पर होता है। और नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है बेटा? तो अमरकंटक के पठार से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है और अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है। अच्छा, नर्मदा नदी के ऊपर और भी एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? तो एक का नाम है दुग्ध धारा जलप्रपात है, ठीक है, जबलपुर में है। और एक है कपिल धारा जलप्रपात है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भेड़ा घाट पहाड़ी है जबलपुर के पास में, वहाँ पर नर्मदा नदी पर दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार, ये सारे जलप्रपातों का निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। तो इम्परफेक्ट जो है वो संजय मांजरेकर की, किसकी? संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न है कि किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? देखिएगा पहले बता रहा हूँ, ये जो लास्ट के रैपिड फायर क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई एसएससी में पूछा गया है, कोई पुलिस में पूछा गया है, कोई जीडी में, कोई सीएचएसएल में, इस तरीके से मतलब अलग अलग एग्जाम के प्रश्न होते हैं, तो मैंने वहाँ पर इनको सम्मिलित किया है, ठीक है। किसी राज्य से पूछे गए हैं, कहीं कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो व्यवहारमाला नामक जो प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, इसमें किस नृत्य शैली का उल्लेख मिलता है बेटा? तो मोहिनी अट्टम का। किसका मिलता है? मोहिनी अट्टम का मिलता है। और ये मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, जल्दी से आप लोग ये भी बताइएगा। तो कहाँ का है? केरल का, ठीक है। इसके साथ में है किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है बेटा? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में
इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर तेहरान, जो कि किसकी राजधानी है, ईरान में एक सभागार है। प्रश्न पूछा हुआ है। अब आप देखिएगा कितना अच्छा सा प्रश्न है कि ईरान की जो राजधानी तेहरान है उसमें एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, उनके नाम पर एक वहाँ पर क्या है, सभागार है। तो उनका नाम क्या है, तो बेटा इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये शहनाई वादक हैं। क्या है, शहनाई वादक हैं। और इनको भारत के चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। इनको भारत रत्न जो था 2001 में मिला है। याद रखना, भारत रत्न कब मिला है, 2001 में मिला है। इनको पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त है। मतलब चारों जो शीर्ष सम्मान होते हैं वो सारे इनको मिले हुए हैं। तो पद्म विभूषण इनको 1980 में, और जो पद्म भूषण है, ठीक है, पद्म भूषण इनको 1968 में मिला था। कब मिला था, 1968 में। और जो पद्म श्री है वो पद्म श्री इनको 1961 में मिला था। कब मिला था, 1961 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर किसने शहनाई बजाई थी, तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा ही बजाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का बाल लिंगानुपात कितना है। तो बेटा बाल लिंगानुपात कितना है, 919 है। लेकिन अगर खाली लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 943 है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था, और नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। अब देखिएगा जो दूसरा वाला प्रश्न है ना, किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था, कितना ज़बरदस्त प्रश्न लेकर हम आए हैं। अब आप सोचिएगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहली बार आप लोग देख ही रहे होंगे ऐसे प्रश्न। तो बेटा धावन सोडा जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है। और जो किस खेल को पहले पूना के नाम से हम लोग जानते थे, तो बैडमिंटन को। किसको जानते थे बेटा, बैडमिंटन को। ठीक है, और जो नूपा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से। किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा साहब लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों में बहती है। प्रयाग व चितौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भी बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है बेटा वो कितने जिलों से बहती है, 28 जिलों से। कितने, 28 जिलों से बहती है। ठीक है, इसके साथ में प्रवेश कहाँ से करती है, तो प्रवेश करती है गंगा नदी बिजनौर जिले से। उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से। और अंत कहाँ होता है, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकल जाती है, तो बलिया होते हुए बलिया जिले से कहाँ चली जाती है, बिहार चली जाती है। कहाँ चली जाती है, बिहार चली जाती है। ठीक है, प्रयाग व चितौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बेटा, तो मैंने आप लोगों को बताया था चितौरा झील कहाँ पर, बहराइच में। ठीक है, बहराइच में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है। माता टीला बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। दोनों प्रश्न बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किस माध्यम से होती है, तो नलकूप के माध्यम से होती है। जो नलकूप होते हैं ना उनके माध्यम से होती है। और कितनी होती है, तो 74.9%। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, तो लगभग 15%। ठीक है, लगभग 15 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो लगभग में आप 15% याद रख लीजिएगा। ठीक है, माता टीला जो बांध है वो कहाँ पर है बेटा, तो बेतवा नदी पर है। और किस राज्य में है, ललितपुर जिले में। सॉरी, जिले में मतलब राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही है, ललितपुर जिले में। ठीक है, बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में माता टीला बांध स्थित है। ठीक है, चलिए अब मैंने आप लोगों से कल जो प्रश्न पूछे थे
उनके आंसर जो हैं निशा, समीक्षा और पूजा ने दिए थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न था कि हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ पर हुई है, तो संयुक्त अरब अमीरात हुई है, बिल्कुल सही है। और निशा ने सही आंसर दिया है, संयुक्त अरब अमीरात। और समीक्षा ने भी कि सेकदोम में एक द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे पुराना मोती शहर है। फारस की खाड़ी, ये बहुत अच्छा है कि आप लोग पूरा डिटेल में चीज़ें बताते हैं। अगला प्रश्न था कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं और होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं और 2005 से मनाना इसको शुरू हुआ। और एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम क्या था, शैमुअल हैनीमैन। ठीक है, इनके सम्मान में होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जिनको क्या माना जाता है, होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था कि भारत की पहली महिला राज्य विधानसभा स्पीकर कौन थी, तो बेटा सन्नो देवी थी। और कहाँ की थी, पंजाब की थी। कहाँ की, पंजाब की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिएगा कहाँ की थी, सन्नो देवी, और पंजाब राज्य विधानसभा की स्पीकर थी। ठीक है, फिर मैंने अगला प्रश्न पूछा था कि हाइफा बंदरगाह कहाँ पर है, तो इजराइल के अंदर स्थित है। कहाँ पर, इजराइल के अंदर स्थित है। तो पूजा, समीक्षा और निशा तीनों लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहिएगा। बाकी हमारे लड़के जो हैं वो अपने अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, सारे अपनी लैला लैला के चक्कर में पड़े होंगे, फिर कहते हैं कि लड़कियां टॉप कर गई। मजबूरी में लड़कियों को ज्योति मौर्य बनना पड़ता है फिर। हाँ, तुम दो लोग ससुरे पढ़ोगे नहीं, फिर होगा क्या। आगे देखिएगा, कुछ प्रश्न और हैं होमवर्क के आज के लिए, कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी पहले ही, कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, साथ में ही आप लोग ये भी लिखिएगा अंतिम शासक भी कौन था, सैयद वंश का अंतिम शासक भी कौन था, दोनों चीज़ें लिख दीजिएगा। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है। ठीक है, मतलब भारत में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसने प्राप्त किया था, विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। ठीक है, तो सारे प्रश्नों के आंसर आप लोगों को बताने हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। बाकी आप लोग स्वयं से बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। पीडीएफ आप लोगों को जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।